सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सॉल्व कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के क्वेश्चंस और हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था और आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। अ बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड विथ इट्स ट्यूब हैविंग अ रेडियस ऑफ 1 mm. Assume that the surface of the mercury in the tube is spherical in shape. If the atmospheric pressure is equal to 76 centimeter of mercury, what will be the height raised in the barometer tube? The contact angle of mercury with glass is 135 degrees. Surface tension of mercury दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी भी मालूम है हमें। तो इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हमें मालूम है कि जो हाइट होता है, ये मैंने पहले ही बताया था, हाइट इज़ 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी इंटू रेडियस। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला कैपिलरी ट्यूब के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कैपिलरी ट्यूब है तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो देखिए, यहाँ से हम h निकाल लेंगे। तो यहाँ से h क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा इज़ 0.465, सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन, और कॉस थीटा कॉस ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज कॉस ऑफ 135 अपॉन रो, मर्क्यूरी का रो गिवन है 13600 इंटू ग्रेविटी हम 10 ले लेते हैं इंटू रेडियस गिवन है 1 mm, यानी कि 10 to the power -3। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो h का वैल्यू आ जाएगा -4.83 इंटू 10 to the power -3 मीटर्स, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है 0.5 सेंटीमीटर्स के, ठीक है। लेकिन ये हाइट कब होता है, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बैरोमीटर ट्यूब को कंस्ट्रक्ट किया है, तो बैरोमीटर ट्यूब में क्या होता है, पहले मैं ये बताता हूँ। ये हाइट कब होगा, जब सिंपली मेरा मर्क्यूरी ऐसे एटमॉस्फेरिक एयर से एक्सपोज है और एक कैपिलरी ट्यूब अंदर में मैंने डाला है, तब जो हाइट है जो ट्यूब के अंदर, वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। नीचे की ओर कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन है यहाँ पे, नेगेटिव साइन के कारण। लेकिन यहाँ पे बैरोमीटर कंस्ट्रक्ट किया है। बैरोमीटर कंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है कि जो अंदर का लिक्विड है दैट इज़ नॉट एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फियर, यानी कि अंदर में एक्चुअल में वैक्यूम है और अंदर में वैक्यूम है। तो जो बैरोमीटर का रीडिंग होगा वो क्या होगा, एक्चुअल में जो मर्क्यूरी है वो 76 सेंटीमीटर्स तक राइज़ करना चाहिए था एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखाने के लिए, बट कैपिलरी एक्शन के कारण ये अपने लेवल से थोड़ा नीचे डिप्रेस हो गया है, मतलब नीचे आ गया है। और ये कितना नीचे आया है, ये हमने अभी निकाला 0.5 सेंटीमीटर्स। तो अब मेरे से पूछा है कि हाइट कितना रेज़ हुआ बैरोमीटर ट्यूब में, तो हाइट इतना ये रेज़ हुआ है हाइट। एंड व्हाट इज़ दिस हाइट, दिस इज़ 76 minus 0.5 centimeters, that is 75.5 centimeters, and this is the answer. Next question number 22. A capillary tube of radius 0.5 mm is dipped vertically in a pot of water. Find the difference between the pressure of water in the tube in 5 सेंटीमीटर्स बिलो द सरफेस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सरफेस टेंशन ऑफ वाटर का वैल्यू मुझे मालूम है। तो देखते हैं, देखिए हमें पता है एक चीज़ कि
मान लिया ये पॉट ऑफ वाटर है और इसमें मैंने ट्यूब को डाला है, तो कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होगा कि पानी ऊपर की ओर राइज होगा सरफेस टेंशन के कारण कैपिलरी के अंदर। ठीक है, तो ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ सर्कुलर सरफेस हमें दिख रहा होगा। यहाँ ऊपर में प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको मैं P0 मान लेता हूँ, और नीचे में वाटर का प्रेशर कुछ एक्ट कर होगा PW सरफेस पे, PWS मैं इसे मान लेता हूँ। ठीक है, तो P0 माइनस PWS जो होता है दैट इज़ 2 सिग्मा अपॉन R, और ये अगेन कैपिलरी ट्यूब के लिए है, कैपिलरी ट्यूब के लिए। अगर कैपिलरी ट्यूब नहीं होगा तो क्या होगा, वैसा क्वेश्चन आगे आएगा, उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि कैसे ऐसे डिराइव करते हैं। वैसे मैंने पहले भी बता चुका है, लेकिन फिर से ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मेरे से पूछा है आगे कि मुझे प्रेशर बताना है, एक्चुअली में प्रेशर डिफरेंस बताना है ऑफ वाटर इन द ट्यूब 5 सेंटीमीटर बिलो, यानी कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर नीचे, तो वहाँ पे कितना होगा। मैं उसे PW बोल देता हूँ। व्हाट इज विल बी प्रेशर ऑफ वाटर एट 5 सेंटीमीटर, दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द वाटर दैट इज PWS प्लस रो जी एच, जहाँ पे h जो है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर्स। और अब आप यहाँ से निकाल लोगे तो मुझे लेकिन प्रेशर डिफरेंस पता करना है ना, तो प्रेशर डिफरेंस होगा एक्चुअल में PW माइनस P0, इसका वैल्यू मुझे पता करना है। तो ये क्या होगा, दिस विल बी PW का वैल्यू जो है वो हम यहाँ से लिख लेते हैं, यानी कि PWS प्लस रो जी एच माइनस P0। तो PWS माइनस P0 क्या होगा, उसके लिए ये देखिए यहाँ पे मुझे P0 माइनस PWS का वैल्यू पता है, तो PWS माइनस P0 क्या होगा, इसका नेगेटिव, यानी कि -2 सिग्मा अपॉन R प्लस रो जी एच। और यहाँ से जब आप वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, रो जी एच का वैल्यू आएगा 190 माइनस 2 सिग्मा अपॉन R आएगा 300, विच विल बी इक्वल टू 190 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द सरफेस एनर्जी ऑफ वाटर केप्ट इन अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर मुझे मालूम है। तो देखिए सरफेस एनर्जी मुझे पता करना है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ये सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सरफेस एनर्जी जो होता है दैट इज सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ द फ्री सरफेस। ठीक है, तो फ्री सरफेस का एरिया क्या होगा। अब सिलेंड्रिकल वेसल है 6 सेंटीमीटर का, तो जो फ्री सरफेस पे जो क्रॉस सेक्शन होगा दैट विल बी अ सर्कल, इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर पता कर लीजिए। सिग्मा इज 0.075 इंटू फ्री सरफेस इज पाई आर स्क्वायर, आर इज 6 सेंटीमीटर्स यानी कि 0.06 मीटर्स का होल स्क्वायर, और इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 8.5 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, A drop of mercury of radius 2 mm is split into 8 identical drops. Find the increase in surface energy. Surface tension of mercury मुझे given है। तो कहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि
एक मर्क्यूरी का ड्रॉप है जिसका रेडियस 2 mm है और इसे 8 छोटे छोटे ड्रॉप्स में हमने तोड़ दिया है, ठीक है। तो जब इसे 8 छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ा है तो मर्क्यूरी का वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहा होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया होगा, तो वॉल्यूम को इक्वेट करते हैं। इसका मैं एरिया कैपिटल आर मान लेता हूँ, सॉरी रेडियस कैपिटल मान लेता हूँ और इसका रेडियस स्मॉल आर मान लेता हूँ मैं। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और छोटे छोटे ड्रॉप्स का वॉल्यूम क्या होगा 8 ड्रॉप्स है इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप विल बी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई इज़ कैंसल्ड आउट, सो आर क्यूब विल बी इक्वल टू 8 आर क्यूब। और इसे जब आप देखोगे तो आर का वैल्यू आपको मिल जाएगा कैपिटल R/2 के बराबर। मुझे डिफरेंस इन एनर्जी पता करना है, ठीक है। तो इनिशियली क्या था एनर्जी, इनिशियली एनर्जी मतलब इस बड़े वाले ड्रॉप का एनर्जी क्या था। अगेन इसका एनर्जी होगा सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस का एरिया क्या होगा, फ्री सरफेस मतलब एटमॉस्फेयर से जो भी सरफेस एक्सपोज है, तो स्फीयर का पूरा एरिया एटमॉस्फेयर से एक्सपोज है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। और फाइनल एनर्जी क्या होगा, फाइनल एनर्जी होगा 8 ड्रॉप्स है यानी कि 8 टाइम्स हम करेंगे इनटू हर एक ड्रॉप का जो सरफेस एनर्जी होगा दैट विल बी अगेन सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया ऑफ ईच स्फीयर यानी कि 4π स्मॉल r²। और मुझे पता करना है इसका इंक्रीज़ कितना हुआ यानी कि E फाइनल माइनस E इनिशियल दैट विल बी इक्वल टू 8 इंटू सिग्मा 4π r² माइनस सिग्मा इंटू 4π r²। अब स्मॉल r को मैं कैपिटल R/2 पुट कर दूंगा, तो यहाँ से 4π सिग्मा को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 4π सिग्मा कॉमन आ गया और अंदर में बच गया 8 इंटू स्मॉल r² यानी कि कैपिटल R²/2² मतलब 4 माइनस यहाँ पे r²। तो यहाँ से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2r² माइनस r² इज़ r² यानी कि 4π सिग्मा r²। और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे सिग्मा का वैल्यू मुझे मालूम है, कैपिटल R का वैल्यू मुझे मालूम है 2 mm, सारे वैल्यूज़ को हम SI यूनिट में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 23.4 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स। तो इसमें देखिएगा एक चीज़ कि जब हम इस बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ रहे हैं तो सरफेस टेंशन का जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये एनर्जी इंक्रीज़ करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ा होगा। तो क्वेश्चन में अगर पूछता कि कितना वर्क मुझे देना पड़ा सो दैट दिस बिग ड्रॉप इज़ divided into 8 identical small drops, so this is the amount of energy that we will be providing. Next question number 25. A capillary tube of radius 1 mm is kept vertical and lower end in water. Find the height of water raised in capillary. सबसे पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। पहला पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, हमें गिवन है रेडियस 1 mm यानी कि 10⁻³ मीटर्स और इसे हमने वाटर में रखा है, तो कितना राइज़ हुआ। तो कैपिलरी में राइज़ का फॉर्मूला हमें मालूम है, दैट इज़ 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन ρg r। थीटा का कुछ वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है तो मैं थीटा को एज्यूम 0 डिग्री मान लेता हूँ कि कोई एंगल नहीं बना रहा है, 0 डिग्री एंगल बना रहा है। तो
2 सिग्मा अपॉन रो जी आर। अब आप सारे वैल्यूज़ को पुट करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा आपको गिवन नहीं है, बट डेटा से हमें मालूम है 0.075 होता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, आप टेंशन मत लेना, आपको ये डेटा रटना नहीं है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 10³ kg पर मीटर्स क्यूब, इंटू ग्रेविटी इज़ 10, इंटू रेडियस इज़ 10⁻³ और यहाँ से ही आ जाएगा। जब आप पुट निकालोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 0.015 मीटर्स और 1.5 सेंटीमीटर्स। ये था पार्ट ए। नेक्स्ट पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में कहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज़ हाफ ऑफ द पार्ट ए, फाइंड द एंगल थीटा मेड बाय वाटर सरफेस इन द कैपिलरी विद द बॉल। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले पार्ट में मेरा कैपिलरी जो था वो काफ़ी लंबा था, ठीक है, काफ़ी लंबा कैपिलरी था। इसको मैंने वाटर में डिप किया और जब इसे डिप किया वाटर में तो ये सरफेस से कितना ऊपर राइज़ किया है, इस सरफेस से 1.5 सेंटीमीटर्स राइज़ किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो कैपिलरी है मैंने उसे आधा, मतलब 1.5 सेंटीमीटर का आधा कर दिया है, दैट इज़ अब ये इतना ही बड़ा कैपिलरी है। ये कितना हाइट तक, दिस इज़ 0.75 सेंटीमीटर्स तक, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पानी पूरा सरफेस तक तो आएगा। अब कैपिलरी से ऑब्वियसली पानी बाहर तो नहीं निकलने रहेगा, सरफेस तक आएगा, लेकिन अब ये कुछ एंगल ऑफ कांटेक्ट बना रहा होगा। वो कितना बना रहा होगा, तो देखिए प्रेशर डिफरेंस जो होगा अभी भी फिल्म के अक्रॉस वो सेम रहेगा। प्रेशर डिफरेंस यानी कि जो ये जो फिल्म है, प्रेशर ऊपर में P0, अंदर में PW, P0 माइनस PW जो होगा वो अभी भी आपका 2 सिग्मा अपॉन आर रहेगा। बट यहाँ पे अब कैपिलरी छोटा है तो ये कितना होगा, 2 सिग्मा अपॉन आर कॉस थीटा। कुछ ना कुछ एंगल ऑफ कांटेक्ट बना रहा होगा ताकि ये प्रेशर डिफरेंस को बैलेंस कर सके, ठीक है। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि बहुत सिंपल है ये। इसमें हम जो ये 2 सिग्मा, ऐसे हाइट का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, H डैश में बोल देता हूँ इसे, H डैश इज़ 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर, ठीक है। दिस H डैश दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना बराबर होगा, ये हाइट कितना राइज़ किया, ये हाइट जो राइज़ किया है दैट इज़ 0.75 सेंटीमीटर्स, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 0.0075 मीटर्स। ऐसा यूनिट में रखने का हमेशा आप ध्यान रखना है, भूलना मत इस चीज़ को। तो यहाँ से फिर से हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 2 सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो सिग्मा का वैल्यू इज़ 0.075 इंटू कॉस थीटा अपॉन रो इज़ 10⁻³ ग्रेविटी 10 इंटू 10⁻³ इज़ इक्वल टू 0.0075। और यहाँ से आप कॉस थीटा का वैल्यू निकालोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा 1/2, यानी कि थीटा का वैल्यू इज़ 60 डिग्रीज एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ 1 mm इज डिप्ड वर्टिकली इनटू मर्क्यूरी। फाइंड द डिप्रेशन ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन द कैपिलरी इफ द लेंथ इज डिप्ड इनसाइड हाफ ऑफ पार्ट ए। ये सिमिलर क्वेश्चन हो गया लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा। फाइंड द एंगल मेड बाय द मर्क्यूरी सरफेस एट द एंड ऑफ द कैपिलरी विथ वर्टिकल।
सरफेस टेंशन मुझे गिवन है और कॉन्टैक्ट एंगल भी गिवन है। तो पहला पार्ट तो बहुत ही आसान है, पार्ट ए। एच कैपिलरी के लिए मुझे एच का फॉर्मूला मालूम है, दैट इज़ 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। और यहाँ से मैं वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा तो 2 सरफेस टेंशन का वैल्यू इज़ 0.465 इंटू कॉस थीटा गिवन है 135 डिग्रीज डिवाइडेड बाई मर्क्यूरी का रो होता है 13600 इंटू ग्रेविटी इज़ 10 इंटू रेडियस कितना गिवन था 1 mm, यानी कि 10⁻³ मीटर्स। और ये सब जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा -4.93 इंटू 10⁻³ मीटर्स। और पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में मुझे फिर से जो कैपिलरी का हाइट है वो इस हाइट का आधा है। तो क्या होगा कि मेरा जो कैपिलरी ट्यूब होगा वो कहाँ तक राइज करेगा, h/2। एक सेकेंड, मैं मान लिया इसे h डैश जो होगा दिस विल बी 2 सिग्मा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा इस केस में प्रेशर डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए, थीटा डैश अपॉन रो जी आर। एंड व्हाट इज़ दिस h डैश, दिस h डैश विल बी ओरिजिनल h/2, जितना कैपिलरी का हाइट है वो पूरा हाइट कवर कर लेगा ये। और ये h/2 का और ये जो h/2 का वैल्यू है इसे हम यहाँ से पुट कर देते हैं, बस इस वैल्यू को पुट करेंगे हम। तो यानी कि 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर, और ये 2 भी है डिनोमिनेटर में तो 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से फिर देखिए सिग्मा भी कैंसिल आउट हो गया, रो जी आर भी कैंसिल आउट हो गया। तो कॉस थीटा डैश विल बी इक्वल टू 1/2 कॉस थीटा। और यहाँ से अब कॉस थीटा मुझे मालूम है कॉस ऑफ 135 डिग्रीज़। और जब आप वैल्यूज़ को रख के पुट करके निकालोगे आंसर तो थीटा विल बी 110.7 डिग्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 2 large glass plates are placed vertically and parallel to each other inside a tank of water with separation between the plates equal to 1 mm। अब देखिए, अब कैपिलरी ट्यूब नहीं है, अब हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट्स है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। फाइंड द राइज ऑफ वाटर इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज गिवन। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 2 प्लेट्स है, मैं प्लेट्स को लाइन की तरह दिखा रहा हूँ, बाकी का जो विड्थ है वो पेपर के अंदर, बोर्ड के आपकी स्क्रीन के अंदर की ओर है, जो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, बट ऐसे आप एज्यूम कर लेना। ये दोनों प्लेट्स को मैंने एक वाटर टैंक में डिप किया है। तो क्या होगा, फिर से सरफेस टेंशन के कारण जो पानी है वो इन दोनों प्लेट्स में कुछ एक हाइट तक राइज करेगा, ठीक है। और ये राइज करेगा, अब कितना राइज करेगा, लेट दिस हाइट इज h। तो सरफेस टेंशन के कारण कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ये जो प्लेट है ये एक्चुअल में ऐसा प्लेट है ना, देखिए ये कुछ ऐसा प्लेट है, ठीक है। और लेट दिस लेंथ बी सम L। तो फ्री सरफेस पे अगर हम देखें तो पूरा सरफेस टेंशन के कारण एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा पूरे लेंथ पे। कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा ये, सरफेस टेंशन टाइम्स द लेंथ यानी कि L। और सिमिलरली इस वाले प्लेट पे भी वही सरफेस टेंशन टाइम्स L, ठीक है। और यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस
वाटर कॉलम को ऊपर की ओर पुल करने के लिए। तो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एल विल बी इक्वल टू इस वाटर का वेट। तो इस वाटर का वेट कितना होगा? मास इंटू ग्रेविटी। व्हाट विल द मास ऑफ दिस वाटर कॉलम? मास विल बी रो टाइम्स वॉल्यूम। एंड व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इज एल, ब्रेथ कितना होगा? सेपरेशन जो है दोनों के बीच में, ये सेपरेशन, इंटू हाइट h इंटू ग्रेविटी। अब यहाँ से हम h का एक्सप्रेशन निकालेंगे। l और l हो गया कैंसिल आउट, और यहाँ से h का वैल्यू मुझे पता चल जाएगा, एक्सप्रेशन पता चल जाएगा एक्चुअली में, 2 सिग्मा अपॉन रो बी एच, सॉरी नॉट रो बी एच, रो जी बी। ठीक है, अब यहाँ पे बस वैल्यूज़ को पुट कीजिए आप। 2 इंटू सिग्मा इज़ वाटर के लिए 0.075 अपॉन वाटर का रो होता है 10⁻³ इंटू ग्रेविटी 10 इंटू विथ दिया है 1 mm यानी कि 10⁻³ मीटर्स, और इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर्स के बराबर। एक्चुअली 0.015 मीटर्स आएगा, उसे आप कन्वर्ट करोगे तो 1.5 सेंटीमीटर्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कंसिडर एन आइस क्यूब ऑफ एज 1 सेंटीमीटर केप्ट इन अ ग्रेविटी फ्री हॉल। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वाटर व्हेन द आइस मेल्ट्स। नेग्लेक्ट द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ आइस एंड वाटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक क्यूब ऑफ आइस है जो कि ग्रेविटी फ्री हॉल में प्रेजेंट है। इसका एज 1 सेंटीमीटर गिवन है। अब ये मेल्ट कर रहा है, तो मेल्ट करने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद क्या ये इसी शेप में रहेगा? नहीं, लिक्विड में सरफेस टेंशन का फोर्स एक्ट करता है, और उस सरफेस टेंशन के फोर्स के कारण जो लिक्विड है वो अपने एरिया को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि वो एरिया को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा। तो इसके कारण जो वाटर है वो स्फेरिकल शेप में आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब मुझे इसी स्फीयर का सरफेस एरिया पता करना है, तो बहुत ही सिंपल है ये। वॉल्यूम को पहले हम इक्वेट कर देंगे। पहले वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। अगर मैं इसे ए बोल दूँ तो ए क्यूब शुड बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम आर का वैल्यू पता कर लेंगे, दैट इज़ 3/4 पाई टू द पावर 1/3 इंटू ए। ये मेरा आर का एक्सप्रेशन आ गया। तो एरिया क्या होता है स्फीयर के लिए? 4πr², यानी कि 4 पाई इंटू 3/4 पाई टू द पावर 1/3 था, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2/3 इंटू ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ए का वैल्यू मुझे मालूम है 1 सेंटीमीटर है, तो ए स्क्वायर को मैं 1 लिख देता हूँ। पूरा मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में पता कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ए मैंने सेंटीमीटर्स में रखा है। तो यहाँ से ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा 36 पाई टू द पावर 1/3 सेंटीमीटर्स स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अ वायर फॉर्मिंग अ लूप इज डिप्ड इनटू सोप सॉल्यूशन and then taken out so that the film of the soap solution is formed. A loop of 6.28 centimeter long thread is gently put on film and the film is pricked with a needle inside the loop. The thread loop takes the shape of the circle. Find the tension in the thread. Surface tension of the soap solution मुझे given है। ये इतना लैंग्वेज गिवन है क्वेश्चन में, आप ठीक है इसे पढ़ लेना। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ ये क्या कह रहा है।
सिंपल शब्दों में बोलूँ तो एक लूप है और इस लूप में ऐसे सोप सॉल्यूशन का फिल्म बैठा हुआ है, ठीक है। तो मुझे लूप में टेंशन पता करना है कितना होगा, लूप में टेंशन कितना होगा इस सोप सॉल्यूशन के कारण। तो देखिए हम एक छोटा सा एक आर्क लेते हैं, यही आर्क लिया है हमने, ठीक है। छोटा, बहुत छोटा आर्क है, ठीक है, बहुत ही छोटा आर्क है ये। और यहाँ पे कुछ टेंशन एक्ट कर रहा होगा T, और यहाँ पे भी कुछ टेंशन एक्ट कर रहा होगा T, और दो छोटे छोटे एंगल्स होंगे थीटा और ये भी थीटा। तो जब ये दोनों थीटा एंगल, तो ज्योमेट्री से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो देखिए जो इस तरफ का जो ये T का कंपोनेंट होगा, दिस विल बी T cos थीटा एंड दिस इज ऑल्सो T cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो T cos थीटा है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट होगा, दैट इज़ T sin थीटा, और इधर भी T sin थीटा। ये इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? इसको सरफेस टेंशन बैलेंस कर रहा होगा, यानी कि जो नेट फोर्स आ गया दैट इज़ 2T sin थीटा, दिस शुड बी बैलेंस्ड बाई सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ सर्कल का प्रॉपर्टी से मुझे मालूम है, ये लेंथ होता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर दैट इज़ 2 थीटा। सेंटर पे ये पूरा एंगल 2 थीटा है इनटू रेडियस r। तो सिग्मा 2r थीटा, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये बहुत ही छोटा है थीटा, तो इसको मैं T थीटा बोल सकता हूँ, इक्वल्स टू सिग्मा r टाइम्स थीटा। थीटा थीटा भी कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से मुझे टेंशन का वैल्यू पता चल गया दैट इज़ सिग्मा इंटू आर। तो सिग्मा इंटू आर अगर हम पुट करेंगे 0.03 इंटू रेडियस कितना है? रेडियस के लिए आप यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा रेडियस। मुझे लूप का लेंथ पता है, यानी कि लूप का लेंथ मतलब सरकमफेरेंस पता है, 2 पाई r इज़ 6.28 सेंटीमीटर, यानी कि 0.0628 मीटर्स। और ऐसे रेडियस मुझे पता चल जाएगा दैट इज़ 0.0314 अपॉन पाई मीटर्स, और ये रेडियस का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें टेंशन का वैल्यू पता चल जाएगा। आप इसे निकाल के देखना, ये आएगा 3 × 10⁻⁴ न्यूटन्स। ऐसे देख भी सकते हो आप, थोड़ा ईजिली बिना कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हो। पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14, डिनोमिनेटर में भी 314 है, तो वैसे करके आप निकाल सकते हो बिना कैलकुलेटर के यूज़ के इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। A metal sphere of radius 1 mm and mass 50 mg falls vertically in glycerine. Find A. The viscous force exerted by the glycerine on the sphere when the speed of the sphere is 1 centimeters per second. और हमारे पास कुछ डेटा गिवन है यहाँ पे। पहले पार्ट ए हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। डेटा देख लेते हैं। डेंसिटी हम मुझे मालूम है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मुझे पता है 8 पॉइज, ठीक है। तो देखिए डेटा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। रेडियस इज़ 1 mm, ऐसा यूनिट में हम सारे डेटा को लिखेंगे, यानी कि 10⁻³ मीटर्स। और वेलोसिटी मुझे गिवन है 1 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, यानी कि 10⁻² मीटर्स पर सेकेंड। एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मुझे मालूम है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वैसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये गिवन है 8 पॉइज। एक्चुअली ये
SI यूनिट में नहीं है, SI यूनिट में ये होगा 0.8 एंड विस्कोसिटी का SI यूनिट होता है पास्कल सेकेंड्स और न्यूटन सेकेंड पर मीटर्स स्क्वायर, और डेंसिटी गिवन है 1260 kgs पर मीटर क्यूब। तो पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए विस्कस फोर्स मुझे पता करना है, तो विस्कस फोर्स जो होगा F दिस विल बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, दिस फॉर्मूला इज 6 पाई म्यू R इंटू V। ये एक्चुअली स्टोक्स लॉ है। स्टोक्स साहब ने ये फॉर्मूला को डिराइव किया था एक्सपेरिमेंटली, एंड दिस इज़ वैलिड फॉर स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में एक्चुअल में विस्कस फोर्स का वैल्यू ही पता करना है, और विस्कस फोर्स का वैल्यू F हम इस फॉर्मूले से पता कर लेंगे। 6 पाई म्यू इज़ 0.8 इंटू रेडियस इज़ ऑफ द स्फीयर इज़ 10⁻³ इंटू वेलोसिटी इज़ 10⁻², और ये सारे वैल्यूज़ को जब आप पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन्स के बराबर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्लिसरीन ऑन द स्फीयर। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि बॉयंसी फोर्स एक्चुअल में। तो व्हाट इज़ बॉयंसी फोर्स? बॉयंसी फोर्स क्या होता है? लिक्विड का वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इनटू ग्रेविटी। तो लिक्विड का वॉल्यूम कितना है? एक्चुअली में ग्लिसरीन है यहाँ पे, तो ग्लिसरीन का ग्लिसरीन का डेंसिटी इज़ 1260 इनटू सबमर्ज्ड बॉडी का वॉल्यूम, यानी कि स्फीयर जो है पूरा हमारे लिक्विड में सबमर्ज्ड है, यानी कि पूरा स्फीयर का वॉल्यूम लेंगे हम, दैट विल बी 4/3 पाई r³ 10⁻³ का होल क्यूब इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी इज़ 10। बस आप इसे इवैल्यूएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5.278 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन्स, एंड दिस इज द आंसर फॉर पार्ट बी। नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में कहा है द टर्मिनल वेलोसिटी विथ विच द स्फीयर विल मूव डाउन विदाउट एक्सेलरेशन। तो देखिए पार्ट सी देखते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का है, तो एक्चुअली में ये इक्विलिब्रियम वेलोसिटी होता है। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब फाइनली क्या होगा कि स्टार्टिंग में मेरा जो स्फीयर है वो कुछ एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, तो ऊपर की तरफ इसमें एक विस्कस फोर्स लग रहा होगा। तो ये विस्कस फोर्स जो है एक टाइम आएगा। विस्कस फोर्स एक्चुअली में क्या होता है? वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखिए आप, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है ये। तो विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा। तो इंक्रीज़ होते होते विस्कस फोर्स एक पॉइंट ऐसा होगा, विस्कस फोर्स और जो वेट होगा बॉल का वो दोनों बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, वेट और एक और फोर्स भी लग रहा है ना, बॉयंसी फोर्स। तो ये सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। तो जैसे ही ये सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे तो ये जो बॉल है कुछ एक VT से जा रहा होगा, दैट इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी। तो वही मुझे पता करना है। तो देखिए विस्कस फोर्स प्लस बॉयंसी फोर्स विल बी इक्वल टू mg, ठीक है। मुझे बॉल का मास पता है। विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स इज 6 पाई म्यू इंटू r इंटू वेलोसिटी v। एक्चुअली मैं इसको VT लिख देता हूँ मैं, प्लस बॉयंसी फोर्स इज रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल इंटू ग्रेविटी इक्वल टू mg। व्हाट इज mg? mg इज़ 50 मिलीग्राम, यानी कि 50 इंटू एक्चुअल में पता है ये माइक्रोग्राम्स है, नॉट मिलीग्राम्स। 10⁻⁶ यहाँ पे हम लिखेंगे इंटू 10, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में बहुत ही बुक में भी क्लियरली बताया नहीं है, बट अब मिलीग्राम लेके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये एक्चुअल में माइक्रोग्राम्स है,
ठीक है, यानी कि 10⁻⁻⁶ है ये। तो जब माइक्रोग्राम्स लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। बस सारे वैल्यूज़ मुझे पता है, सारे वैल्यूज़ को आप पुट करो। म्यू मुझे मालूम है, व्हाट इज़ म्यू, म्यू इज़ 0.8। रेडियस मुझे पता है, दिस इज़ रेडियस। फिर से वॉल्यूम मुझे पता है, वॉल्यूम हमने यहाँ पे देखा था कि ये वॉल्यूम है। ग्रेविटी का वैल्यू आप 10 ले लो और यहाँ से आप वी का वैल्यू मुझे पता करना है। और जब आप वी यहाँ से निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.029 मीटर्स पर सेकेंड। एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए, एस्टिमेट द स्पीड ऑफ वर्टिकली फॉलिंग रेन ड्रॉप्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फिर से ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। स्पीड वर्टिकली फॉलिंग रेन ड्रॉप्स का पता करना है, यानी कि एक्चुअल में मुझे टर्मिनल वेलोसिटी पता करना है। डेटा मुझे पता है, रेडियस पता है रेन ड्रॉप्स का, विस्कोसिटी ऑफ एयर मुझे मालूम है, दैट इज़ म्यू मुझे पता है। फिर से पॉइज़ में दिया है तो पॉइज़ को हम फिर से कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक्चुअली ये 1.8 ये क्या है वैल्यू, एक बार मैं देख लेता हूँ। व्हाट इज़ दिस, क्वेश्चन नंबर 31। 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ लिखा है ये, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल। फिर से इसमें क्या होगा, बॉयंसी फोर्स तो मतलब एयर में बहुत क्या, बॉयंसी फोर्स बहुत ही नेग्लिजिबल होगा रेन ड्रॉप के मुकाबले, तो बॉयंसी फोर्स हम इसमें यहाँ पे लेंगे नहीं। सिंपल जो विस्कस फोर्स है वो वेट को बैलेंस करेगा, mg को। और जब आप वैल्यूज़ को पुट करोगे यानी कि 6 पाई म्यू आर वी विल बी इक्वल टू मास क्या होगा रेन ड्रॉप का, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ग्रेविटी जी, ठीक है। अब यहाँ से आपको v पता करना है। सारे वैल्यूज़ को आप रख दो, हमारे पास सारे वैल्यूज़ गिवन है। रो है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, फिर r गिवन है 0.02 यानी कि 0.002 मीटर्स, सॉरी नॉट 002 0002 02 मीटर्स। और विस्कोसिटी गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ पॉइज़ है, और इसे हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁵ पास्कल्स सेकेंड्स आ जाएगा ये ऐसा यूनिट में। और ग्रेविटी को आप ले लो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और कुछ बच गया, म्यू लिख लिया हमने, रेडियस भी हो गया, वेलोसिटी वी टर्मिनल मुझे पता करना है, रो भी लिख दिया। बस सारे वैल्यूज़ हमने पता है, बस वी टी यहाँ से निकालना है। बस एक अननोन है, आप यहाँ से निकाल लोगे वी टी तो मिल जाएगा ये ऑलमोस्ट 5 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर। एंड नेक्स्ट जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 32। Water flows at a speed of 6 centimeters per second through a tube of radius 1 centimeter. Coefficient of viscosity of water at room temperature is 0.001 poise. Calculate the Reynolds number. तो हमें रेनॉल्ड्स नंबर पता करना है और लिखा है कि इज़ इट स्टीडी फ्लो, इज़ इट अ स्टीडी फ्लो। तो देखिए रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है ना, इसका एक फॉर्मूला कह लीजिए आप, इसका एक फॉर्मूला है एक्चुअल में, दैट इज़ रो वी डी बाई म्यू, ठीक है। जहाँ पे रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, डी इज़ द डायमीटर ऑफ द ट्यूब एंड म्यू इज़ द विस्कोसिटी। सारे वैल्यूज़ को आप रखोगे तो रो इज़ 10⁻³ इंटू वेलोसिटी इज़ 6 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड यानी कि 0.06 मीटर्स पर सेकेंड इंटू डायमीटर कितना है, रेडियस 1 सेंटीमीटर तो डायमीटर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर्स यानी कि 0.02 मीटर्स अपॉन म्यू इज़ 0.01 पॉइज यानी कि 0.001 पास्कल सेकेंड्स, और ये आ जाएगा 1200। नेक्स्ट पार्ट का है क्या ये स्टीडी फ्लो है, ठीक है।
स्टेडी अनस्टेडी जो भी फ्लो होता है उसका रेनॉल्ड्स नंबर से कोई भी लेना देना नहीं होता है। स्टेडी फ्लो मतलब कि टाइम के साथ जो स्पीड है या फिर अदर प्रॉपर्टीज़ है फ्लूइड का वो चेंज ना हो रहा हो। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में है कि वाटर फ्लोज एट अ स्पीड ऑफ 6 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, यानी कि ये कांस्टेंट स्पीड से फ्लो कर रहा है, देन यस इट्स अ स्टेडी फ्लो। दैट्स इट गाइज, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। एंड आई नो मैं बीच में काफ़ी दिन के लिए अवेलेबल नहीं था क्योंकि मेरा कुछ एक पर्सनल काम चल रहा था। एंड अभी भी एज़ यू नो मैं एक्चुअल में एमटेक कर रहा हूँ अभी IISc से एरोस्पेस डिपार्टमेंट में। एंड दिस इज़ माय फाइनल ईयर ऑफ माय मास्टर्स, सो आई एक्चुअली हैव सम वर्क इन हैंड, बट नाउ आई हैव सम फ्री टाइम, तो ऑफ कोर्स आई विल बी पोस्टिंग दी वीडियोज़ रेगुलरली। तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ बने हुए हैं वो आगे भी मेरे साथ बने रहे। एंड मैं ये पूरा जो सीरीज़ है क्लास 11th और क्लास 12th के सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे आपके साथ सॉल्व करूँगा। जैसे मैंने वादा किया था मैं वो वादा निभाऊँगा। एंड दैट्स इट, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, कीप प्रिपेयरिंग। एंड जो भी आपको डाउट हो मुझे आप बताना, और आपको ये वीडियो जैसा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आपके सजेशंस बताना। अगर कुछ चेंजेस करना हो, कुछ और आपको आगे वीडियोस चाहिए हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन, see you again in the next video with a new chapter.